वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बच्चों। चलिए बेटा, हम सितंबर बैच के रिवीजन सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं बेटा। और 30 डेज का जो अपना रिवीजन सेशन है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही पूरे शेड्यूल दे दिए थे। जिन बच्चों के पास अगर शेड्यूल नहीं है तो वो बच्चे शेड्यूल देख लें। और हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बेटा। शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी तक हम 7 तारीख तक अपने स्लॉट कंप्लीट कर चुके हैं और आगामी दिनों के अंदर आने वाले जो स्लॉट है वो इस तरह से रहेंगे। चलिए जी, हम लोगों ने 2 दिन का सेगमेंट अलॉट किया था फाइनल अकाउंट, और आज मौका है हम लोगों को फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने का। तो आज का दिन और कल का दिन ये हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट। ऑफलाइन वाले बच्चे रेडी बेटा? ऑनलाइन टीम रेडी? पार्थ, यश, अंकित, अतिशय, लास्ट बेंच बेटा, कंफर्टेबल? चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब फाइनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को देखना पड़ जाता है कि सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला कैटेगरी हम लोगों के सामने आ जाता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं इसका मतलब रेडीमेड गुड्स खरीदते हैं और रेडीमेड गुड्स बेचते हैं। और बेटा, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडीमेड गुड्स खरीद रहा है, रेडीमेड गुड्स बेच रहा है, तो वह अपने यहां फाइनल अकाउंट के तौर पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा। सिमिलरली अगर बात करें कोई अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में एंगेज्ड है, इसका मतलब रॉ मटेरियल लेता है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएगा, देन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट में आप लोगों को अलग से समझाऊंगा। अभी स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटी में एंगेज्ड है, और ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बच्चों, जब बात आती है ट्रेडिंग एक्टिविटी की, तो यहां पर भी अकाउंटिंग प्रोसेस को अगर आप दिमाग में रखें तो एक बिजनेसमैन साल भर में जमाने भर के ट्रांजेक्शन करता है, जमाने भर के इवेंट भी ऑकर्ड होते हैं। उन ट्रांजेक्शन इवेंट की हम जनरल एंट्री करते हैं या सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं। देन इसके बाद हमने लेजर में ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन करा, ट्रायल बैलेंस बनाया, और उसके बाद फाइनल अकाउंट हम बनाने की प्रोसेस में आते हैं। तो फाइनल अकाउंट हम एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद बनाते हैं, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट या लॉस का असेसमेंट कर सकें, आकलन कर सकें कि इस अकाउंटिंग ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना हमारे लॉसेस है, कितनी हमारी असेट और कितनी हमारी लायबिलिटी। अब बच्चों में एक एक अकाउंट के फॉर्मेट को बेसिक से लेके आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरे को वैसे 2 दिन के अपने फाइनल अकाउंट के अंदर टेक्निकल बातों को ज्यादा तवज्जो देना है। बेसिक फॉर्मेट तो आप लोगों का शायद मेरे हिसाब से क्लियर भी है। क्या मेरे को मेरे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे जाना है? बहादुर बच्चों, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिविजन करना बेटा। देखो जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। रेगुलर लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। जस्ट 2 मिनट एक बेसिक टच कर लेता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट ये बिजनेस का नॉमिनल अकाउंट है। नेचर वाइज हम बोले तो नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट को बनाने का पर्पस, हम प्रॉफिट निकालना चाहते गुड्स पर, या जो भी हमने सर्विसेज प्रोवाइड किए, गुड्स प्रोवाइड किया है, उस पर जो हम प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। यहां एक्सपेंसेस लिखते हैं हम, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनकम के तौर पे एक इनकम हम लोगों के सामने आती है, सेल्स इनकम। अब देखिए, मैंने आप लोगों को रेगुलर लेक्चर के दरमियान बताया था, डेबिट में हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, डेबिट में हम परचेज भी लिखते हैं। परचेज के अंदर कैश परचेज, क्रेडिट परचेज दोनों है, और इसमें से परचेज रिटर्न भी अगर हुआ है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बजाय हम अपोजिट साइड में भी लिख सकते हैं। फ्रेट इनवर्ड, आपने गुड्स परचेस करा, उसको अपने प्रेमाइसेस तक लाने तक के जितने भी खर्चे हैं, जैसे फ्रेट है, वेजेस है, ये कूली चार्जेस है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है, ऑक्ट्राय है। सिमिलरली गुड्स को परचेस करके अपने प्रेमाइसेस तक लाने तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। उस गुड्स पर अगर आपने किसी प्रकार का अल्ट्रेशन करा, जैसे कि हो सकता है गुड्स का आपने शॉर्टिंग किया, पैकिंग किया, उसका रीलेबलिंग किया, क्योंकि हम बात करें ट्रेडिंग एक्टिविटी की, जो रेडीमेड माल खरीदते और रेडीमेड माल बेचते हैं।
तो ऐसे केस में जो वेजेस लगेगा, गुड्स की पैकिंग, गुड्स की पॉलिशिंग, गुड्स की रिफाइनिंग, इन सभी चीजों पर वेजेस लगेगा, लेबलिंग, रीलेबलिंग, इन सब पे वेजेस लगेगा, तो उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही लेके जाते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जितना गुड्स आपने बेचा वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। हालांकि सेल के अंदर हम कैश सेल, क्रेडिट सेल दोनों लिखते हैं। सेल्स रिटर्न अगर हुआ है तो सेल्स में से हमें माइनस कर देना चाहिए ताकि आउटर कॉलम में नेट सेल दिखे। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक, जितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस था, इसमें से अगर कुछ माल बच गया तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं। नाउ अब इस अकाउंट का जब बैलेंस निकालेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाता है। अब बच्चों, मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर ज्यादा नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि हम लोगों को टेक्निकल पॉइंट्स को ज्यादा रिपीट करना होगा, टेक्निकल पॉइंट पर ज्यादा, टेक्निकल एडजस्टमेंट को ज्यादा देखना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप लोगों का 11th-12th में डिटेल में पढ़ा है और अपने रेगुलर लेक्चर में भी पढ़ा है। फिर भी यहां पर हम एक्सपेंसेस कौन से लिखेंगे? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब निकला प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने तक के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक, इसके बाद हाँ बच्चों, समझिएगा बेटा ध्यान से। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर बच्चों हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ये अगेन नॉमिनल अकाउंट है। यहां से हम निकालते हैं अपने बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट। हम बोल सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जिस प्रॉफिट को हम डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब हम एक्सपेंसेस लिखेंगे तो कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे? इसमें हम लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस मतलब फंड अरेंजमेंट के चार्जेस, डेप्रिसिएशन है। ठीक, इसके बाद कई सारे अदर एडजस्टमेंट्स एंड प्रोविजंस है। अच्छा, क्रेडिट साइड में अगर हम देखेंगे तो क्रेडिट साइड में हम लोगों के पास आ जाना है अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब बच्चों ये हम काफी डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब देखो ऊपर लिखा मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखा बेटा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर हम बात करें तो कौन कौन से खर्चे लेके चलेंगे? आप देखिएगा, सैलरी है, जनरल ऑफिस स्टाफ की सैलरी है, एग्जीक्यूटिव लोगों की सैलरी है। ठीक इसी तरह से रेंट है, रेट से इंश्योरेंस है, ऑफिस प्रेमाइसेस का, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस है, पोस्टेज है, रिपेयर मेंटेनेंस है, टेलीफोन के एक्सपेंसेस है, मोबाइल एक्सपेंसेस है, बुक्स एंड पीरियोडिकल के एक्सपेंसेस है, लीगल एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है। इन एक्सपेंसेस को हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लेके चलेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन का कमीशन है, एजेंट या डीलर का कमीशन है, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी या सेल प्रमोशन के एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, कैरिज आउटवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, वेयरहाउसिंग एक्सपेंसेस है, पैकिंग फॉरवर्डिंग है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एंड बैड डेब्ट है। ये सब एक्सपेंसेस कौन सी कैटेगरी के अंदर लेके चलेंगे बच्चों? हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
नाउ अगर आप बात करते हैं फाइनेंशियल चार्जेस, अब फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब निकलता है फंड अरेंजमेंट के चार्जेस। अब देखो बेटा, फंड अरेंजमेंट के चार्जेस किस तरह के आएंगे, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। अब तो बिजनेस लेके बैठे हैं, तो बिजनेस में हमें अलग अलग प्रकार के लोन लेते हैं, तो लेने होते हैं, उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। कई बार वर्किंग कैपिटल लोन लिया होता है, अनसेक्योर्ड लोन लिया होता है। बिल डिस्काउंटिंग हम कराते हैं, जानते हैं बेटा बिल डिस्काउंटिंग? हमारे पास बीआर होता है, लेकिन कभी फंड्स की हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है तो हम डिस्काउंटिंग कराते हैं। ये भी फंड अरेंजमेंट का चार्जेस है, फाइनेंशियल चार्जेस है। इसको भी कहां लेके जाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। मतलब तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें कहां ले जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बराबर बेटा? ठीक इसी तरह से जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है उसको भी ले जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक इसी तरह से एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल गेन है तो उनको भी हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कई सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है। इन सभी को भी लेके जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। इसका फॉर्मेट हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बेटा, नाउ इसके बाद बच्चों जाते हैं आप बैलेंस शीट पर। अब बच्चों बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट एक तरह से पॉइंट स्टेटमेंट है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी असेट लायबिलिटी की क्या पोजीशन उसको बताता है। हम सारी असेट लिखेंगे, हम सारी लायबिलिटीज लिखेंगे। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को भी ध्यान रखना बेटा आपको। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैलेंस शीट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट यहां पर दिया हुआ नहीं है। तो बैलेंस शीट हम दो बेसिस पे बना लेते हैं। या तो बैलेंस शीट बना लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, या बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी। अब देखो, लिक्विडिटी बेसिस हम किसको बोलते हैं? हम उस असेट को पहले लिखेंगे जिसको जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके, और ऐसी असेट जिसको कैश में कन्वर्ट करने में ज्यादा समय लगेगा उसको सबसे लास्ट में। जैसे कैश इन हैंड हाईली लिक्विड है, सबसे ऊपर ले लिया। गुडविल या अदर इंटेंजिबल असेट सबसे कम लिक्विड है, सबसे लास्ट में ले लिया। लाइबिलिटी में भी वो लाइबिलिटी जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, जिसको सबसे पहले देना पड़ेगा, जस्ट लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको हमने पहले ले लिया। और इसी लाइबिलिटी जिसको सबसे लास्ट में पेमेंट करना होगा, कैपिटल, हमें उसको लास्ट में ले लेते हैं। तो अब देखो बेटा, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, इसका ठीक अपोजिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी। हम लोगों ने अपने रेगुलर लेक्चर में लिक्विडिटी की एक एक असेट को बहुत बारीकी से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। देन परमानेंसी में हमने उस फॉर्मेट को रिवर्स करा था। वो असेट जो सबसे ज्यादा परमानेंट है उसको सबसे पहले लिखा, जैसे गुडविल इंटेंजिबल असेट है, और जो असेट सबसे कम परमानेंट है उसको सबसे लास्ट में लिखा था, जैसे कैश इन हैंड है। सिमिलरली लाइबिलिटी के अंदर भी जो लाइबिलिटी सबसे ज्यादा परमानेंट है उसको पहले लिखा था कैपिटल, और जो लाइबिलिटी सबसे कम परमानेंट है बैंक ओडी, उसको सबसे लास्ट में लिखा था। बच्चों यहां तक तो बेटा मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट का में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ऊपर मैंने टच करा, क्योंकि डेप्थ में ऑलरेडी हम लोग रेगुलर लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम ज्यादा फोकस देना चाहेंगे डिफरेंट एडजस्टमेंट्स पर। बोलो बेटा, पूरी टीम रेडी? चलो मैं तमाम प्रकार के एडजस्टमेंट डिस्कस करूं, आप लोग भी बता पाएंगे? पक्का बच्चों? जब भी बेटा आपके सामने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर आपको ट्रायल बैलेंस दे देगा। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसके कितने इफेक्ट देंगे? एक। और एक इफेक्ट हम इसलिए देंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कोई भी पॉइंट आया तो बाकायदा उसका जनरल लेजर और अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस होने के बाद आया। ठीक, इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट पे जाते हैं हम, और जितने भी एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट के हम कितने इफेक्ट देंगे? दो, क्योंकि एडजस्टमेंट ड्यूअल एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। एक इफेक्ट हो सकता है ट्रेडिंग पीएनएल में जाए तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट। तो अभी तक बच्चों मैंने आपके सामने
ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन डिस्कस कर ली। अब मैं तमाम एडजस्टमेंट्स आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से आप उनके दो इफेक्ट बताते जाइएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, तमन्ना वीडियो लैगिंग कर रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, है? चलिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट, करे बेटा आगे बढ़े, एक बार चेक कर लिया आईटी टीम? ठीक है बेटा, तमन्ना एक बार चेक कर लीजिए, यश, अंकित, पार्थ एक बार चेक कर लो बेटा। चलो हम स्टार्ट करते बच्चों। बच्चों ज्यादातर केस में क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर। अब क्लोजिंग स्टॉक के बेटा अपन दो इफेक्ट देंगे। एक इफेक्ट देते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में इसलिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेस को डेबिट में लिखा था, उसी में से कुछ स्टॉक बचा, इसलिए हम उसको प्रॉपर मैच करने के लिए क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री, अगर क्लोजिंग एंट्री आप बनाने जाओगे तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बराबर बच्चों? यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलो जी, अब मैं बात करने जा रहा हूं डेप्रिसिएशन। जितनी भी टेंजिबल असेट है उन टेंजिबल असेट पर लगाते बेटा हम डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट देंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और दूसरा कंसर्न असेट को हम कर देंगे रिड्यूस। अब डेप्रिसिएशन लगाते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि क्या डेप्रिसिएशन के रेट के साथ पर एनम या एनुअली शब्द दिया है। अगर डेप्रिसिएशन के रेट के साथ पर एनम या एनुअली शब्द दिया है तो जितने समय आपने असेट को यूज करा बस उतने समय का ही डेप्रिसिएशन हम लोगों को लगाना है। और अगर पर एनम या एनुअली शब्द नहीं दिया ना बच्चों, तो फिर ऐसे केस में आपको टाइम बेसिस को ध्यान ही नहीं देना है। अब तो क्या करिए, मान लीजिए जैसे प्लांटेन मशीन है, बराबर बच्चा, परचेस करी तो जोड़ लो, सेल करी तो घटा दो। अब जो क्लोजिंग बैलेंस आया ना बेटा, उसमें सीधा डेप्रिसिएशन लगा दो। तो ध्यान रखिएगा, अगर डेप्रिसिएशन के रेट के साथ पर एनम या एनुअली शब्द दिया है तो जितने समय असेट को यूज करा हम उतने समय का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पर एनम या एनुअली शब्द नहीं है तो हम पूरे साल भर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें साल भर का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। और ऑटोमेटिकली देखेंगे तो परचेस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया और सेल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा। चलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझेगा बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये ऐसे एक्सपेंसेस है जिनका आप बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन पेमेंट करना बाकी है। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। अब इसके दो इफेक्ट कहां कहां देंगे देखो, या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग हो तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट में होगा तो पीएनएल में। एक इफेक्ट और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, और लायबिलिटी में देखोगे तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री करोगे तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सपोज करें वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलिए, प्रीपेड, ऑनलाइन टीम भी ध्यान देना बेटा। हाँ ओके बच्चों, ऑनलाइन टीम भी रिप्लाई देना। प्रीपेड, प्रीपेड उसके नाम से क्लियर बेटा, पेमेंट इन एडवांस। अभी ऐसा एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर रखा है, जस्ट लाइक प्रीपेड वाउचर होते हैं, आप पहले पे कर देते हो और सर्विसेज आपको बाद में मिलती है, तो प्रीपेड। अब इसके दो इफेक्ट जाएंगे बच्चों। एक तो रिलेवेंट एक्सपेंसेस से हम क्या कर देंगे? माइनस। जैसे वेजेस प्रीपेड है तो ट्रेडिंग में हम वेजेस से माइनस करेंगे, सैलरी प्रीपेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सैलरी उसमें से माइनस। एक इफेक्ट और बैलेंस शीट के असेट साइड में, और असेट में भी देखेंगे तो करंट असेट में जाएगा। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग एंट्री अगर करने जाएंगे
तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी प्रीपेड टू सैलरी। ऐसा करने से प्रीपेड सैलरी तो चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में और सैलरी अकाउंट हमारा हो जाएगा रिड्यूस। चलिए जी, एक्रूड इनकम। हाँ जी बच्चों, एक्रूड इनकम जानते बच्चों? कोई एक बच्चा बता सकता बहादुर बच्चों? एक्रूड इनकम, बहादुर बच्चों, एक्रूड इनकम, वेरी गुड। ऐसी इनकम जिसके लिए वर्क कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, सर्विसेज दे चुके हैं। अगर आप वर्क कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, सर्विसेज दे चुके हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हो चुका है, तो ये इनकम एक्रू हो गई, अराइज हो गई। बराबर बेटा? और इनकम एक्रू हो गई, अराइज हो गई, तो इस इनकम को कहां लेके जाएंगे हम? करंट असेट। और एक लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। अगर आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनाना चाहेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न इनकम। कंसर्न इनकम मैंने इसलिए बोला, अगर कमीशन है तो कमीशन क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, और भी कोई अदर इनकम है तो अदर इनकम क्रेडिट होगा। तो चलो जी, एक्रूड इनकम के दो इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में और रिलेवेंट इनकम में हम कर देंगे 8, क्योंकि कमा चुके। हाँ जी बच्चों, सॉरी बेटा। अब बताइए बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसी को नाम देते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। होता ना बच्चों, कई बार हम कुछ लोगों से इनकम एडवांस में ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाम बोलो बेटा। यश। अब एक सीए के तौर पे काम कर रहे हैं। यश जैसे लोगों पे उससे भरोसा नहीं, तो इनसे फीस हमने एडवांस में रखवा ली। नाम बोलो बेटा। निखिल। अभी निखिल जैसे लोगों पे भरोसा नहीं है, इनको पैसा हमने उधार दिया तो ब्याज पहले रखवा लिया। अब इसको बोलेंगे बेटा हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम। दो इफेक्ट, एक तो सबसे पहला कंसर्न इनकम से माइनस, क्योंकि अभी हमने वर्क किया नहीं, अभी हमने सर्विसेज दी नहीं है, इसलिए इनकम को कमाया नहीं है, तो रिलेवेंट इनकम से करना पड़ेगा माइनस। एक इफेक्ट और, बैलेंस शीट की लायबिलिटी, और लायबिलिटी में भी कहां जाएगा बेटा? करंट लायबिलिटी। ये क्या शो करेगा? हमें सामने वाले व्यक्ति को सेवाएं सर्विसेज देना बाकी, वर्क परफॉर्म करना बाकी। बराबर बेटा? चलो इसकी अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हो क्या मेरे को? इंटेलिजेंट बच्चों, अनअर्न्ड इनकम की क्लोजिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? रिलेवेंट इनकम को डेबिट कर दो तो उससे इनकम कम हो जाएगी, और क्रेडिट कर दो अनअर्न्ड इनकम। जैसे कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन। ऐसा करने से कमीशन कम हो गया और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट जो हुआ वो हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। बोलिए बेटा, यहां तक क्लियर बच्चों? कहीं डाउट तो नहीं बेटा? देखो एडजस्टमेंट्स को प्रॉपर तरीके से आप क्लियर करते हुए जाओ। चलिए बेटा, अब इसके बाद बात करेंगे बेड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट की। तो बेड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट ठीक इसके बाद में सेपरेट पूरा अपना एक फॉर्मेट बना के आप लोगों को बेड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट समझाऊंगा। बराबर बेटा? तो बेड डेप्ट का एडजस्टमेंट पूरा सेपरेट लेंगे हम। अब बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं गुड्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट। इससे रिलेटेड बेटा तकरीबन 5 से 7 एडजस्टमेंट पूरे हम अलग ही समझ रहे हैं, स्पेशली फॉर गुड्स। सुनिएगा बेटा। अब देखिए, बिजनेस में हम गुड्स परचेस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल। अब हमारे बिजनेस से जब भी गुड्स बाहर जाए और सेल के अलावा किसी अन्य कारण से जाए, तो ऐसे केस में ऑलवेज आपको परचेस को कम करना पड़ेगा।
किसको कम करना पड़ेगा बेटा? परचेस को। देखो कैसे, जरा ध्यान देना। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स विड्रॉ करा, सुनना बच्चों ध्यान से, बिजनेस के मालिक ने अगर पर्सनल पर्पस से गुड्स विड्रॉ करा तो इसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा? एक तो इफेक्ट दे देंगे हम कैपिटल से माइनस, या दूसरे शब्दों में बोले ड्राइंग्स में 8, और दूसरा परचेस से भी माइनस। क्लोजिंग एंट्री बनेगी तो एंट्री बनेगी बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। अच्छा, ड्राइंग्स को डेबिट इसलिए करें क्योंकि है वास्तव में ड्राइंग्स। परचेस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने माल जब खरीदा था तो परचेस दिखा दिया था, और परचेस दिखा दिया था मतलब ये दिखा दिया था कि बिजनेस के परचेस है, बट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल फॉर बिजनेस। आप तो घर ले गए हो, तो परचेस रूपी बिजनेस एक्सपेंसेस को करना पड़ेगा कम। बोली बेटा, क्या सब बच्चों को क्लियर? हाँ जी बेटा, अब बताओ, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और डोनेशन, आपने गुड्स चैरिटी या डोनेशन में दे दिया, परचेस माइनस करेंगे, ये तो पक्का बेटा। एक इफेक्ट और बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चैरिटी या डोनेशन आ जाएगा। अच्छा चलो अपन इसकी क्लोजिंग एंट्री करने की कोशिश करें। वेरी गुड बेटा, चैरिटी डेबिट करेंगे और परचेस को क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट। शाबाश बेटा। लॉजिक भी बता सकते हैं। लॉजिक में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक बात से कई सारी और अन्य पॉइंट के लॉजिक कनेक्टेड होते हैं। चलो, चैरिटी को डेबिट करने का लॉजिक, एक्सपेंसेस से नॉमिनल अकाउंट है, इट शुड बी डेबिटेड। परचेस को क्रेडिट करने का लॉजिक बच्चों, जब आपने परचेस करा था तो आपने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया था, ये शो करते हुए कि इट इज फॉर बिजनेस, बिजनेस का एक्सपेंसेस है, बट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन बिजनेस, तो परचेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। हाँ जी, अब बताना, ईमानदारी से इधर एंट्री देखे बिना बताना बेटा। हाँ, इधर एंट्री गलत लिखी हुई है। कृष्णा, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, कृष्णा भाई बीच में प्रकट हुए। चलो, जवाब देना बच्चों, बहादुर बच्चों रिप्लाई देना है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इधर नहीं देखना बेटा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कई बार हम बिजनेस प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल में गुड्स बांटते ही हैं। जैसे लास्ट बेंच, नाम बोलो बेटा। सक्षम, अब नाम सक्षम है। इस बंदे ने मान लो फैक्ट्री स्टार्ट की, पेस्ट बना रहा, टूथपेस्ट, नाम रखा चमको। अब बताओ, अगर ये चमको ब्रांड के टूथपेस्ट बना रहे हैं और इन्होंने गांव में जा जाके फ्री सैंपल बांट दिए, अच्छा अब बताओ, गुड्स अगर फ्री सैंपल के तौर पे बांटा है तो इसके दो इफेक्ट कहां कहां जाने चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और दूसरा परचेस से माइनस। अच्छा, एंट्री बनाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी भाई? आप फ्री सैंपल को डेबिट कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर सकते हैं, आप सेल प्रमोशन को डेबिट कर सकते हैं। टू परचेस। चलिए अब बताइएगा, गुड्स यूज्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कई बार गुड्स हम रिपेयर मेंटेनेंस के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। अब रिपेयर मेंटेनेंस के पर्पज से कैसे यूज कर सकते हैं वो समझो। जैसे मान लो हमारी सीमेंट की एजेंसी है, सीमेंट बैग्स की एजेंसी है। अब मान लो हमें अपने गोडाउन को ही रिपेयर करने की आवश्यकता है, तो भी सीमेंट बैग्स कहीं बाहर से थोड़ी खरीदेंगे हम। 2 सीमेंट बैग हमने अपने स्टॉक में से निकाल लिए, तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आपने गुड्स यूज करा। बच्चों इफेक्ट बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा बेटा रिपेयर मेंटेनेंस,
और ट्रेडिंग में परचेज से माइनस, शाबाश, वेरी गुड। एंट्री एंट्री बनाओ बेटा, क्या बनेगी? रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, वेरी गुड। चलो बहादुर बच्चों, अंतिम पॉइंट और बता दो मेरे को गुड्स से रिलेटेड। कभी कभी बेटा गुड्स हम निकाल लेते हैं, कभी कभी गुड्स हम निकाल लेते हैं किसी असेट को क्रिएट करने, असेट के कंस्ट्रक्शन करने के पर्पज से। जैसे फिर मैं एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, मैंने सीमेंट बैग्स की एजेंसी लेके रखी है, गोडाउन में 10,000 20,000 सीमेंट बैग्स पड़े रहते हैं। अब मान लो मेरे को एक छोटा सा ऑफिस भी बनाना है, अपने सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से एक ऑफिस बनाना है। अब उसके लिए मेरे को सीमेंट बैग्स की जरूरत है, तो कहीं और से खरीदूंगा नहीं, स्टॉक में से यूज करूंगा। अब यहां पर असेट निर्मित होगी, और जो भी असेट निर्मित होगी उस असेट को मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग बन रही तो बिल्डिंग को डेबिट, क्रेडिट करना पड़ जाएगा बेटा परचेस। चलो कल से मैं प्लांटेन मशीन बना रहा हूं भाई, अपने यहाँ पे लोहा लंगर का बिजनेस है और उसी में से निकाल के मैं मशीन बना रहा हूं, तो प्लांटेन मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेस। चलो लकड़ी का बिजनेस है, अपनी दुकान के लिए फर्नीचर बना रहा हूं, तो ऐसे केस में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। बोलो गुड्स से रिलेटेड तमाम 6-7 एडजस्टमेंट सब बहादुर बच्चों को क्लियर बेटा? अब गुड्स से रिलेटेड 2 और यूनिक पॉइंट बनते हैं, उनको भी देखिएगा और जवाब दीजिएगा। चलिए आपके सामने इंफॉर्मेशन है, गुड्स लॉस्ट वर्थ ₹10,000। 10,000 का गुड्स लॉस हुआ। एन इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹8,000। 10,000 रुपए का गुड्स लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का एडमिट करा? 8,000 का। बताओ बेटा इसके इफेक्ट बता सकते हो क्या? पहला परचेस से माइनस करेंगे, परचेस से माइनस करेंगे बेटा, परचेस से जितना गुड्स लॉस हुआ ना बेटा पूरा पूरा माइनस करेंगे। दूसरा पे बच्चों बैलेंस शीट की असेट साइड, वेरी गुड। इंश्योरेंस कंपनी कितने से? 8,000, वेरी गुड। 2,000 का लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 2,000। पक्का? चलो जी अब रिप्लाई देना बेटा। हाँ बच्चों आपके सामने गुड्स लॉस्ट हुआ 10,000, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 12,000। क्या ये संभव है? क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा? 10,000 का गुड्स लॉस हुआ, बीमा करने से 12,000 का क्लेम मिल गया? पॉसिबल है बच्चा। व्यापारी चालाक होता है, व्यापारी ये यश जैसा चालाक होता है। आपका नाम क्या था? हाँ धवल, धवल जैसा चालाक होता है। और सक्षम तो बेचारा सीधा साधा। अभी धवल कितना चालाक है वो सुनो। मान लो अग्नि देवता आए, गुड्स लॉस हुआ, 10,000 का गुड्स लॉस हुआ। अब ये बंदा सोचता है चलो गुड्स गया यार, लॉस हो गया, ठीक है, अगर ये माल बेचते तो 2 पैसे का मुनाफा कमाते, अब चलो बीमा कंपनी से क्लेम लेना है। तो कई बार व्यापारी इतनी चालाकी करता है, जो माल लॉस हुआ ना, डैमेज माल लॉस हुआ, मान लो डिफेक्टिव माल लॉस हुआ, ओल्ड परचेस वाला लॉस हुआ, और बीमा कंपनी में क्लेम कर देता है साहब कल ही तो मैंने बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी वाला माल 12,000 के भाव में खरीदा था, 12,000 का बिल लॉस हुआ, डिफेक्टिव, आउटडेटेड, डैमेज, डिस्कार्डेड, और बिल पेश कौन सा कर देता? 2 दिन पहले बोल साहब ये प्रीमियम कैटेगरी का माल 12,000 का खरीदा। आप समझे?
इसलिए सक्षम व्यापारी भी चालाक होते हैं कि पैसा आ रहा है उनको। अब बताओ ऐसे केस में मान लो आपने बीमा कंपनी से क्लेम ले लिया 12,000 का। अब बच्चों इसके इफेक्ट बताने बच्चों। ऑनलाइन टीम में रिप्लाई दे बेटा, कृष्णा, यश, तमन्ना, अंकित, पार्थ, जवाब। परचेस में से 10 माइनस होगा, क्या बात सही है? हाँ बेटा। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से कितने लेने आपको? तो इंश्योरेंस कंपनी कितनी से आएगी बेटा? 12,000। 2,000 का प्रॉफिट, बोलो कहां जाएगा? P&L। वेरी गुड, सही बताया बेटा बोर्ड पे दिख के। चलो, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए बच्चों, बच्चों बोर्ड पे देखना बेटा। हाँ, गुड्स कॉस्टिंग 80,000, 80,000 रुपए की कॉस्टिंग का गुड्स है जो हमने अप्रूवल बेसिस पर भेजा। और 1,00,000 रुपए की सेल प्राइस पर भेजा। देखो बेटा, हमने अप्रूवल पर भेजा। अप्रूवल का मतलब होता है बेटा पसंदगी पे भेजा, समझ में आए तो रखे, अदरवाइज वापस कर। क्या आप इसको एक्चुअल सेल के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते थे? कभी नहीं। लेकिन आपने एक्चुअल सेल के रूप में एंट्री कर ली। सेल से माइनस करेंगे, एक इफेक्ट और बेटा, नहीं बेटा ऐसे नहीं, सिस्टम से चलो यार बच्चों। देखो, आपने सेल की एंट्री कर ली, पहले बताओ बेटा सेल की एंट्री कर ली कि नहीं? सेल की क्या एंट्री करी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन क्या वास्तव में सेल है? गुड्स हमने अप्रूवल पर भेजा, पसंदगी पर भेजा। अब इसको सेल नहीं मान सकते जब तक कि कस्टमर अपनी ओर से अप्रूवल, अपनी सहमति, अपनी कंसेंट न। अब बताओ, आपने इसको सेल मान लिया जो कि गलत करा। बोलो बेटा सेल की क्या एंट्री करी होगी? तो आपने डेटर भी बढ़ा लिया, सेल भी बढ़ा लिया। तो अब एक तो डेटर कम करने पड़ेंगे, हाँ जी, और सेल्स से भी करना पड़ेगा कम। इतना क्लियर? चलो, अब ये तो अपने सेल को क्या कर दिया? रिवर्स। अच्छा, अब ये बताओ, ये अगर सेल नहीं था गुड्स, तो गुड्स फिर हमारा था। सेल हो गया तो ग्राहक का था, ग्राहक का नहीं तो हमारा है। बात बिल्कुल क्लियर है ना बेटा? और गुड्स अगर हमारा है तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आना था। लेकिन 31 मार्च के दिन जब आप क्लोजिंग स्टॉक गिनने गए तो उस समय इस माल को काउंटिंग में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली गिना और ये माल कहां पड़ा हुआ था? कस्टमर की लोकेशन पे। तो क्लोजिंग स्टॉक में ये माल शामिल नहीं है, अब इसको शामिल करना पड़ेगा। बोलो दो इफेक्ट कहां कहां जाएंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। कितना अमाउंट? वेरी गुड। क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? बहादुर बच्चों क्लियर? चलो मैं सिचुएशन चेंज कर देता हूं।
आपके पास इंफॉर्मेशन है गुड्स कॉस्टिंग रुपी 80,000 रुपए की कॉस्टिंग का गुड्स है और 60,000 रुपए की सेल वैल्यू पर हमने दिया। बताओ बेटा क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है बेटा, कुछ खराब माल है, 80,000 का था, हमने 60,000 में दे दिया और हमने इसको अप्रूवल पर दिया है, लेकिन रिकॉर्ड कर लिया बेटा एक्चुअल सेल में। अब एंट्री इसके इफेक्ट चाहिए। चलो सबसे पहले सेल्स में से माइनस करेंगे कितना अमाउंट? वेरी गुड। डेटर से भी माइनस कर देंगे 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे 80,000 या 60,000। कितने बच्चे बोलते हैं 80,000? कितने बच्चे बोलते हैं 60,000? गलत, 60,000। नहीं तो आप 8,000 बोले थे ना बेटा। बेटा 8,000 नहीं, 60,000, 60,000। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का एडिशन करते हैं हम कॉस्ट एनआरवी दोनों में से जो ज्यादा कम हो। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से बेटा। अब बच्चों अंतिम दो एडजस्टमेंट और देखिए, फिर उसके बाद मैं प्रोविजन फॉर बेड डेट का एडजस्टमेंट कराता हूं और उसके बाद आपको क्वेश्चन से रिलेटेड तमाम प्रकार के टेक्निकल एडजस्टमेंट की ओर लेके चलता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के कारण कई बार जो बिजनेस का ऑनर है वो बिजनेस से लगाई हुई कैपिटल पे इंटरेस्ट डिमांड करता है, और अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो उसको दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। एक देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और दूसरा कैपिटल में 8। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री करोगे तो देखो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सिमिलरली बिजनेसमैन ने अगर कैपिटल लगाई तो इंटरेस्ट डिमांड करता है। अब बिजनेसमैन अगर मान लो बिजनेस से फंड्स निकालता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो ऐसे केस में आपने ड्राइंग्स किया, उस ड्राइंग्स पर बिजनेस आपसे ब्याज चार्ज कर सकता है और ये ब्याज बिजनेस के लिए हो जाएगा इनकम। इसे बिजनेस लिखेगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा हम इसको ड्राइंग्स के तौर पर कैपिटल में से कर देंगे माइनस, क्योंकि बिजनेसमैन की कैपिटल हो जाएगी कम। अब अगर मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री करूं तो एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसा करने से कैपिटल कम हो जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए बेटा, अब बच्चों मैंने तमाम एडजस्टमेंट आपके सामने रखे। अब एक और बहुत अच्छा एडजस्टमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट। बच्चों बोर्ड पे देखिए बेटा, एग्जामिनर देखो आपको ट्रायल बैलेंस देगा। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसके एक इफेक्ट देते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके कितने इफेक्ट देंगे? 2। देखो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया आपको डेटर, अभी जाएंगे सीधे बैलेंस शीट के असेट साइड में। चलो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया आपको प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट। अब अच्छा ये जो प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट दिया है ना,
ये ट्रायल बैलेंस में आया, मतलब ये पिछले साल का प्रोविजन है, और पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट है या वर्किंग नोट में लिख लीजिए, ये इस बात को शो करेगा कि हमारे पास इतने रुपए का प्रोविजन पड़ा था ड्यूरिंग द ईयर में। बेड डेप्ट हुए 2000। अभी जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट दिए, मतलब बेटा ये ड्यूरिंग द ईयर के बेड डेप्ट है, और ड्यूरिंग द ईयर के बेड डेप्ट है मतलब इस बेड डेप्ट की आप एंट्री कर चुके हो। और क्या एंट्री कर दी वो सुनो, आपने एंट्री कर दी होगी बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। जैसे करंट ईयर के अंदर कई बार हम लोगों को पता चलता है कि सब दीपावली के दिन ये सक्षम नाम का व्यक्ति जो कि असक्षम हो गया और उसने दीपावली के दिन दिवाला आउट कर दिया, लोगों के पैसे नहीं चुका पा रहा है, बराबर बेटा। और अगर मान लो ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया और मेरे को इनसे 2000 रुपए लेने थे, तो मैं बेड डेप्ट की एंट्री कर लेता हूं, और बेड डेप्ट की एंट्री क्या बन जाती है, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट आए तो उसके कितने इफेक्ट दोगे, एक, और वो एक इफेक्ट कहां देंगे वो सुनो, वो इफेक्ट देते यहां हम प्रोविजन से माइनस कर देते हैं। इतना क्लियर बच्चों? चलो अब सुनना बेटा, प्रोविजन के अंदर भी बेड डेप्ट दिया आपको, सॉरी एडजस्टमेंट बेड डेप्ट दिए। अब अगर बेटा एडजस्टमेंट में बेड डेप्ट है ना, मतलब ये वो बेड डेप्ट है जो आपको सबसे फाइनल कौन बनाते समय लास्ट में नॉलेज में आए, और इसके हम लोगों को दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, एक तो डेटर से माइनस, और दूसरा पीएनएल के डेबिट में ले जाने की बजाय आपके पास अगर प्रोविजन पड़ा है तो आप प्रोविजन से एडजस्ट करिए। तो आप देखो 1000 के बेड डेप्ट हैं, अच्छा 1000 का एक इफेक्ट और, अब बताओ जी हमारे पास प्रोविजन कितना बच गया, 500 रुपए। अपना ये सिस्टम बिल्कुल एक यूनिक सिस्टम है बच्चों। इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, जब भी अपने को प्रोविजन में पैसा कम पड़े हम पीएनएल चलाएंगे, ज्यादा होगा तो पीएनएल के क्रेडिट में ले जाएंगे। अब देखो जी आपके पास इंफॉर्मेशन है 2% का प्रोविजन बनाना है। अब 2% का प्रोविजन कैसे बनेंगे वो चेक करो। आपके पास बच्चों नेट डेटर है 1,20,000 के, ऑलवेज बेटा जो नेट डेटर है ना उन पर प्रोविजन बनाओ। तो 1,20,000 का 2% 2400 बराबर बेटा। तो प्रोविजन कितने का बनेगा बच्चों, 2400। अच्छा ऑलरेडी प्रोविजन में कितने पड़े अपने पास, 500। कितने रुपए कम है, और जो पैसा कम है वो कहां से लेके आएंगे हम, पीएनएल के डेबिट से, बराबर बेटा। तो पीएनएल के डेबिट में आएगा टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, पक्का। और यहीं से माइनस करेंगे हम सॉरी सॉरी जितना टोटल प्रोविजन है, जितना टोटल प्रोविजन है बेटा उसको डेटर से और माइनस कर देंगे, और माइनस करके शो करेंगे कि डेटर से हमें इतना रुपया आएगा। तो अपने ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, ये ऐसा सिस्टम है कैसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलो मैं इसी पर बेस्ड एक और सिचुएशन आप लोगों से
ये एक अच्छी टेक्निकल सिचुएशन, इसका रिप्लाई दे दीजिए बेटा। इसमें मैंने प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट डाल दिए बच्चों। चलिए समझिएगा, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है डेटर। अब बच्चों ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन का एक इफेक्ट, इसको ले जाइए बैलेंस शीट के असेट साइड में। मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 51,000। चलो क्रेडिटर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 30,000। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट, ओके बेटा। सॉरी, ट्रायल बैलेंस में बेड डेब्ट दिया बेटा, और ट्रायल बैलेंस के बेड डेब्ट का एक इफेक्ट, प्रोविजन से माइनस कर देंगे। अब मेरे पास प्रोविजन बचा 1500। एडजस्टमेंट बेड डेब्ट दिए, एडजस्टमेंट के बेड डेब्ट के कितने इफेक्ट, 2। एक तो डेटर से माइनस कर दीजिए बेटा, एक इफेक्ट और प्रोविजन से भी माइनस। ओके बेटा। चलो जी, अब बताओ प्रोविजन कितना बचा आपके पास। चलो, अब आपको क्वेश्चन में कहा जाता था बच्चों कि प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट इतना मेंटेन्ड करना है, क्या बोला जाता था, और यहां बोला गया प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट इज टू बी इंक्रीज बाय 2%। बताओ जी, इसका कोई डिफरेंस आएगा क्या। तो सुनना बच्चों, डेटर हैं कितने के बताओ बेटा, 50,000। इसका 2% निकालो, कितना आएगा, 1,000। 50,000 का 2% 1,000 आएगा बेटा। अच्छा, अभी तक हम ये बोलते थे 1,000 हमें रखना है, लेकिन अब की बार इनका कहना बनता है 1,000 से प्रोविजन बढ़ाना है। अगर बढ़ाना बोला है ना बेटा, तो सीधा आप पीएनएल के डेबिट से लेके आ जाओ इतना प्रोविजन। और पीएनएल के डेबिट में लिख दो, ओके। चलो, टोटल प्रोविजन कितना हो गया बच्चों, और जो टोटल प्रोविजन हो गया वो यहां से माइनस होगा। बराबर बेटा। अच्छा बच्चों, यही आपको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखो, हमें पता है हमारे 48,500 रुपए के अच्छे डेटर्स है, लेकिन इनसे भी जब कलेक्शन करने जाएंगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। और कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, नहीं बेटा 1.5%। तो करिए बेटा,
कितना आएगा बेटा 1.5% से? हाँ जी बच्चों 727 पॉइंट, ये बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा ना, तो डेटर में से बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दोनों को माइनस करने के बाद जो डेटर बचेंगे उस पर बनाना है कि बैड डेप्ट हो चुके हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट जो होने की संभावना है, अब बचेंगे मेरे पास गुड डेटर, और गुड डेटर को डिस्काउंट देते हैं, तो यहां से माइनस करेंगे हम। अच्छा 727 का एक इफेक्ट और कहां जाएगा? ओके चलो, इसी तरह से आपके पास 30,000 के क्रेडिटर हैं। अब बच्चों जब डेटर को हम डिस्काउंट देते हैं तो क्रेडिटर से डिस्काउंट भी हम पेमेंट करते समय एक्सपेक्ट करते हैं। वेरी गुड। अच्छा बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात और आएगी बच्चों कि सब क्रेडिटर से डिस्काउंट इट्स इनकम, और इनकम का प्रोविजन क्या कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अगेंस्ट है? नहीं भाई, कंजर्वेटिव बोलता है प्रोबेबल इनकम को मत लिखो, लेकिन जितनी इनकम कंफर्म है उतनी लिखो। तो यहां प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम उतना बनाते हैं जितना कि उस बिजनेस के सिस्टम, उस बिजनेस के कस्टम, उस बिजनेस की प्रथा के अकॉर्डिंग मेरे को रीजनेबल लगता है कि इतना डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। अगर व्यापारी कुछ उटपटांग सा बोले ना कि साहब हमें तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, हम उसकी बात नहीं मानते। हम कितने डिस्काउंट को, जितना कि जनरली इतना तो मिल ही जाता है, वर्ष से वर्ष कंडीशन में इतना, मतलब प्रोबेबल के अंदर भी जितना कंफर्मेशन का लिमिट उतने को हम रिकॉर्ड करते, दैट इज कंजर्वेटिव। पक्का? बताओ जी बेटा। क्रेडिटर है 30,000 के, तीन सौ। ओके बेटा चलो, अब ये 300 रुपए का एक इफेक्ट और। प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट के क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। बोलिए बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ये तमाम प्रकार के एडजस्टमेंट्स बेटा मैंने आप लोगों के सामने रखे। अब बताओ, इनको मैं क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करता हूं। अब जरा निकालिए बेटा स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद फिर मैं आपको स्कैनर के कुछ अच्छे क्वेश्चन से जिनके एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, कुछ यूनिक एडजस्टमेंट जो कि हम लोगों को पढ़ना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, चलिए विजय बेटा। अब बच्चों यहां पूरा क्वेश्चन कराना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसके एडजस्टमेंट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, उनको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। वीडियो लेग हो रहा है, ओके बेटा एक बार चेक कर लो। यश, कृष्णा, तमन्ना, ठीक है। कौन? यश,
ये भी यस। चलो चलो सुनना बच्चों ध्यान से। वैल्यू ऑफ गुड्स 3,93,000 ऑन 31 मार्च 2022। अब बच्चों ये अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट देंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 31 मार्च। कस्टमर ने 31 मार्च के पहले कोई माल वापस कर दिया जो कि सेल्स रिटर्न है, वर्थ भी 15,000, वो शामिल है। तो होना भी चाहिए ना बेटा। अगर मान लो आपने सेल करा था, कस्टमर ने वापस कर दिया, 31 मार्च के पहले वापस कर दिया, मतलब सेल रिवर्स हो गया, तो हमारे स्टॉक में शामिल है, तो क्लोजिंग स्टॉक में तो शामिल है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोला देखो, फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड। और सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं हुई। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं, तो आप सेल्स रिटर्न की एंट्री करो। अब चेक करो बेटा सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या बनती है। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जाओगे ना बेटा, तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये एंट्री नहीं हुई, तो अब इस एंट्री के इफेक्ट दो बच्चों। अब इस एंट्री के इफेक्ट कहां दोगे, एक तो सेल्स रिटर्न बढ़ा दोगे और डेटर कम कर दोगे, बराबर बेटा। अच्छा चलो मैं अब इसी क्वेश्चन को घुमा देता हूं। मान लो इसकी जगह ये बोला होता कि हाँ जी इसकी तो हमने एंट्री कर ली, इसके लिए बोला होता कि साहब हमने इसको गुड्स में शामिल करना रह गया, तो इसका मतलब क्या निकलता पता है कि सेल्स रिटर्न की तो आप एंट्री कर चुके हो, क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना रह गया। अब करो, और अब करोगे तो कैसे करेंगे बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। लेकिन कितने पर शामिल करेंगे बच्चों, आप देखिएगा बेटा 15,000 तो उसका सेल वैल्यू दिया, स्टॉक पे जब शामिल करेंगे तो 15,000 में से जीपी हटाने के बाद उसकी कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट पे शामिल करेंगे। समझे बच्चों, कॉस्ट में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट। परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर 10,000। देखो इन्होंने फर्नीचर खरीदा था जनवरी में, उसको परचेस में डाल दिया। दो इफेक्ट, परचेस से माइनस, क्योंकि परचेस में गुड्स का परचेस आता है, और बैलेंस शीट में फर्नीचर में 8। अब यही एक बात और ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन लगाते समय ये आपने फर्नीचर परचेस किया था 1 जनवरी को, तो जब डेप्रिसिएशन अपन लगाएंगे इस फर्नीचर पर, अगर डेप्रिसिएशन की रेट के साथ पर एनम दिया है, क्या दिया है, तो इस फर्नीचर पे जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, तो सिर्फ लगेगा जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने का डेप्रिसिएशन, 3 महीने, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन के रेट के साथ क्या दिया है, पर एनम। चलो लोन फ्रॉम देना बैंक। अब देखो बेटा देना बैंक से लोन है, ओके। अभी तक अपन देख रहे थे देना बैंक से लोन कितने का है, 1 लाख का। लेकिन जब लोन अकाउंट को बारीकी से देखोगे ना, तो ओपनिंग डेट के दिन लोन कितने का था, 50। फिर आपने 31 मार्च को और कितने लिए, 50 और 50 कितने हो गए, तो टोटल मिला के देखे तो 1 लाख रुपए का लोन है। लेकिन कैसे है, ये 1 अप्रैल के दिन का था और ये 31 मार्च के दिन का है, मतलब आखिरी तारीख के दिन लिया। तो बताओ जी इस पर ब्याज नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बच्चों, आखिरी तारीख के दिन लिया। इस पर ब्याज लगेगा बेटा पूरे साल का।
जोड़ो बेटा, अप्रैल से मार्च, यानी पूरे साल भर का कितना परसेंट इंटरेस्ट, कितना परसेंट बेटा, परसेंटेज दिया होगा ऊपर यार, लोन फ्रॉम देना में 6,000 का इंटरेस्ट बनता है। अच्छा, इसमें से कितना इंटरेस्ट हम दे चुके हैं? रुद्राक्ष, ओके बेटा रुद्राक्ष। बच्चों ऊपर देखना जरा, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेड दिया है क्या? कितना? 4,500 दिया, लेकिन नीचे देखो लिखा है वो जो 4,500 का साल भर में हमने ब्याज चुकाया ना, उसमें देना बैंक को तो 3,000 ही चुकाया है। तो हमें तो देना बैंक को जितना चुकाया उससे मतलब है। तो देना बैंक को ब्याज कितना दिया हमने? 3,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है बेटा? 3,000। अब बताओ उसके दो इफेक्ट, एक तो इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी। चलिए बच्चों, सन्ड्री डेटर इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट। डेटर में 20,000 रुपए से रॉबर्ट का नाम शामिल है और क्रेडिटर में 10,000 से उसका नाम भी शामिल है। मतलब रॉबर्ट से 20,000 लेना, 10,000 देना है। तो रॉबर्ट का नाम डेटर में भी शामिल कर रखा, क्रेडिटर में भी शामिल कर रखा। अब बोलो बेटा इसी केस में क्या करना पड़ेगा? कंसेप्चुअली देखा जाए तो डेटर रॉबर्ट से हमें लेना है 10,000, हमने उसका अकाउंट डेटर क्रेडिटर दोनों में खोल दिया। तो आप देखो लेना है नेट 10,000, हमने लिख रखा 20,000 से डेटर, तो डेटर में से तो 10 माइनस करो, और क्रेडिटर में भी 10 शामिल कर रखा तो क्रेडिटर से भी हटाओ। तो इसका मतलब ये निकलेगा बेटा कि 10,000 रुपए से रॉबर्ट हमने डेटर क्रेडिटर दोनों में से हटाना पड़ेगा। उससे नेट इफेक्ट ये आएगा कि रॉबर्ट अब डेटर के तौर पे दिखेगा 10,000 से और क्रेडिटर में से हट जाएगा। पक्का? इंटरेस्ट रिप्रेजेंट 1,000 ड्यू फ्रॉम डेटर्स। एक बार आप चेक करिए बेटा, ऊपर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है क्या अपने को? एक बार चेक करें बेटा, ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है? 7,000। तो 7,250 जो ब्याज मिला ना बेटा, वो हम ये मानते थे बेटा बच्चों कि वो ब्याज मिला हमें इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट पर, लेकिन लोगों ने क्या बोला, 1,000 रुपए का ब्याज तो किससे मिला? डेटर से। अब डेटर से ब्याज कैसे हो सकता है? कई बार डेटर ने लेट पेमेंट करा, इस बात का ब्याज हो सकता है। तो देखो आप एक्रूड इंटरेस्ट यहां पे निकालेंगे इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स पर, कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। आप चेक करिए बेटा, आपके इन्वेस्टमेंट है 25,000 के, 25,000 का 5% और डिपॉजिट है 1,50,000 के, उसका 10%। तो ये हमारा इंटरेस्ट बनता है कितना? बनता बच्चों 16,250। अब चेक करो जी, इसमें इंटरेस्ट आपको मिला कितना? 6,250। तो बताओ बेटा कितने का इंटरेस्ट एक्रूड है? 10,000 के एक्रूड इंटरेस्ट के दो इफेक्ट दोगे।
नहीं बेटा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। पक्का? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करके लाएंगे बच्चों। चलिए बेटा, अच्छा बच्चों, अपन ने फाइनल अकाउंट के लिए 2 दिन रिजर्व किए हुए थे, कल के दिन और हम फाइनल अकाउंट डिस्कस करेंगे बच्चों। मैं स्कैनर भी आप लेके आइएगा, स्कैनर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को आप लोगों को डिस्कस कराने रहेंगे। आज के सेशन को एंड करते बेटा, सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।